अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और लेक्चर्स वगैरह अटेंड भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग ने लॉजिकल इक्विवेलेंसेस के कुछ लॉज पढ़े थे। आज उससे रिलेटेड हम लोग एक एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लिखूंगी जिसके अंदर हमने लॉज को यूज़ करके प्रूव करना होगा। ठीक है, तो यूजिंग लॉज शो दैट negation P and Q and P और Q कॉन्ग्रेंट आने चाहिए P के। ये जब यहाँ पर तीन सिंबल्स मैंने लगाए हैं ना, इसका मतलब है कॉन्ग्रेंट का मैथमेटिक्स के अंदर जो हम लोग रिलेशन लेते हैं उसका मतलब होता है कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, वैसे तो इक्वेशन के लिए या इस तरह की फॉर्म के लिए हम लोग लेते हैं कि इक्वल का सिंबल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्ग्रेंट का लफ्ज़ हम लोग इस्तेमाल करें। ये जो तीन लाइंस लगाई हैं ना, ये कॉन्ग्रेंट के लिए। अब मैंने लॉज लगा के इसको क्या करना है, प्रूव करवाना है। ठीक है, तो हम इसकी कंसिडर कर लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम लोगों ने यहाँ पर ट्रुथ टेबल वगैरह नहीं बनाना, हम लोग यहाँ पर लॉज का इस्तेमाल करेंगे जो हम लोगों ने स्टडी किए थे। तो लेफ़्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं निगेशन P एंड Q एंड P और Q, ये हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। अब डिमॉर्गन लॉ लगा देंगे। डिमॉर्गन लॉ आपके पास क्या था कि अगर आपके पास निगेशन दो ऐसे सेट्स पे अप्लाई हो रही है तो दरमियान वाला रिलेशन क्या हो जाएगा, जो ऑपरेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा, एंड तो आर हो जाएगा और दोनों पे अलग अलग निगेशन क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ये निगेशन है तो ये कॉन्ग्रेंट आ जाएगा, मतलब ये अगला रिलेशन इसके इक्वल होगा किसके, निगेशन ऑफ निगेशन P एंड वाला सिंबल कन्वर्ट हो जाएगा और में, और Q के साथ क्या आ जाएगी, निगेशन अलग आ जाएगी एंड P और Q। कौन सा लॉ लगाया है, साथ में बता देंगे कि हमने यहाँ पर लगाया है डी मॉर्गन लॉ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर अब इसको सॉल्व करते हैं। डबल निगेशन हमने देखा था कि इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, तो जस्ट रह जाएगा P और निगेशन Q एंड P और Q, ये टर्म आ जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, जैसे P और, जैसे आपके पास होता है P और आगे दो अंदर स्टेटमेंट्स ले लें Q एंड R, तो P दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, P R Q एंड P और R हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, P इसके साथ भी है, P इसके साथ भी है, तो इसका मतलब है P और दोनों के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, मैंने उसको अलग कर लिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, दोनों साइड्स बराबर होती हैं, तो ये हम लोगों ने बाहर निकल लिया। अंदर क्या रह जाएगा, निगेशन Q एंड एंड जस्ट क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। और यहाँ पर हमने कौन सा लॉ इस्तेमाल किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, बात समझ आ रही है ना, दोनों साइड्स बराबर होती है ना, जैसे मेरे पास ये साइड थी तो मैंने ये वाली लिख दी है। अब हम लोगों ने निगेशन Q एंड निगेशन Q का जो लॉ पढ़ा था वो हमारे पास लॉ के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, और अदरवाइज़ हम वैसे अगर देखें तो अगर Q फॉर एग्जांपल ट्रू है तो निगेशन लूँगी तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो यहाँ पर अगर ट्रू होगा तो उसकी निगेशन फॉल बनेगी, और यहाँ पर फॉल्स होगा तो उसकी निगेशन ट्रू बनेगी। एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि दोनों ट्रू आंसर करते हैं, जब दोनों ट्रू हो तो यहाँ पर निगेशन की वजह से एक ऑपोजिट होगा, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, हमें फॉल्स मिलेगा। P और फॉल्स, P और फॉल्स आ गया, आइडेंटिटी लास्ट ये P की इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि हमने R को कहते हैं ना कि ये कौन सा ऑपरेशन होता है, प्लस वाला ऑपरेशन होता है। और फॉल्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है, ज़ीरो इस्तेमाल की जाती है। तो P में ज़ीरो को ऐड करूँगी तो आंसर क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। और इस लॉ को कौन सा लॉ कहते हैं कि आपके पास है आइडेंटिटी लॉ। तो देखिए मैंने लॉज का इस्तेमाल किया और ये राइट हैंड साइड फिर इसको प्रूव कर दिया, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यही मैंने क्या करना था, शो करना था। ठीक है, नेक्स्ट एक आपके पास छोटी सी एग्जाम्पल है, उसके अंदर कह रहा है यूज़ De Morgan's law, negation of Zahir is rich or happy। ठीक है, हमने निगेशन इस्तेमाल करके इसको चीज़ को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो रिच के लिए R ले लेते हैं और हैप्पी के लिए H ले लेते हैं, और ऑपरेशन उसने बताया हुआ क्या लेना है, और लेना है। ठीक है, तो हमने जो ऑपरेशन लेना है वो क्या लेना है, रिच और हैप्पी। अब मैंने डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करना है, तो मैंने इसके ऊपर क्या लेनी है, निगेशन लेनी है। निगेशन के लिए आप ये वाला सैम्पल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला भी कर लेते हैं। तो हम चले ये कर लेते हैं, निगेशन रिच
आर हैप्पी, दोनों की निगेशन अलग अलग हो जाएगी। तो क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज दैट निगेशन आर एंड जो और ऑपरेशन है वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड निगेशन हैप्पी। तो फिर इसकी कंक्लूजन क्या बनी, सो ज़हीर इज़, पहले हैप्पी था और निगेशन आ चुका है तो नॉट रिच एंड नॉट हैप्पी। ठीक है, तो इसकी कंक्लूजन क्या बनेगी, सो ज़हीर इज़ नॉट रिच एंड नॉट हैप्पी। तो ये हमने डिमॉर्गन लॉसेस की निगेशन निकालनी थी। ठीक है, तो ये हमारे पास जस्ट इसका सोल्यूशन था। अगर इसमें कोई बात समझ नहीं आई तो फिर आपने पूछ लेनी है। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक हमारे पास बस इतना ही था। इससे रिलेटेड मैं आपको ग्रुप में आपका काम भेज दूँगी जो आपने असाइनमेंट बनानी होगी। ठीक है, तो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक जो हमारे पास होगा वो होगा सेट्स। सेट्स आपने छोटी क्लासेस से भी पढ़े होंगे कि सेट्स क्या होते हैं। तो सेट्स आपके पास क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एक आपके पास ऐसी कलेक्शन होती है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, तमाम डिफरेंट जो कलेक्शन होती है, जब आप उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं, सेट की डेफिनेशन। तो सेट की डेफिनेशन क्या है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो सेट की डेफिनेशन आ जाएगी, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए मैं यहाँ पर एक सेट लेती हूँ। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और यहाँ पर जो इसके लेटर्स होते हैं उसको स्मॉल लेटर से डिनोट हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, सेट को कभी भी स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट नहीं करना है, इसको हमेशा कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे AEIOU, तो देखिए इसके अंदर तमाम जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, सेट है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1 1 2 तो ये आपके पास सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास रिपीट हो रहे हैं। तो सेट की खासियत ये होती है कि सेट के अंदर आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे डिस्टिंक्ट होते हैं। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स लिख लेते हैं, क्योंकि आगे जस्ट उनकी नाम इस्तेमाल होंगे तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से सेट्स हैं। ठीक है, तो सम इम्पोर्टेंट सेट। तो पहले आपके पास आ जाता है n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो n आपके पास जो सेट है उसको कहते हैं कि वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सेट है। और नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इस सेट को हम नाम देते हैं कि ये कौन सा सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास W सेट ऑफ होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। इस सेट को हम नाम देते हैं कि ये कौन सा सेट है, सेट ऑफ होल नंबर। नेक्स्ट आपके पास जो नेक्स्ट है वो है Z इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं 0 +, -1 +, -2 +, -3 अप टू सो ऑन। इस सेट को कहते हैं कि ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर 0 भी शामिल होता है, सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ भी शामिल होती हैं और सारी नेगेटिव वैल्यू भी शामिल होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग ले लेते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को डिनोट करते हैं Z और इसके ऊपर पॉजिटिव साइन लगा लेते हैं। ठीक है, और ये आपके पास होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये क्या कहलाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स और सेट ऑफ नेचुरल नंबर दोनों को हम एक जैसा ले सकते हैं, जस्ट मतलब जिनके नाम है वो डिफरेंट है। और नेक्स्ट आपके पास है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर सिर्फ नेगेटिव नंबर्स आएंगे, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। तो इस सेट को किसका नाम देंगे, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स का। लास्ट में आपके पास आ जाते हैं इवन नंबर्स। तो इवन नंबर स्टार्ट होते हैं 0 +, -2 +, -4 अप टू सो ऑन। इस सेट को कहते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या आपके पास 0 इवन नंबर है। तो जी 0 इवन नंबर है, क्योंकि इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 0 को लिख सकते हैं 2 × 0, बिकॉज 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो 0 2n की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए हमारे पास जो 0 है वो आपके पास कौन सा नंबर होता है, इवन नंबर होता है। और तो नेक्स्ट हम फिर देखते हैं कि नेक्स्ट आपके पास जो सेट है वो है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, तो वो आ जाएंगे +, -1 +, -3 +, -5 एंड अप टू सो ऑन। तो ये कौन सा सेट है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं प्राइम नंबर्स।
P फॉर प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिन पे सिर्फ अपना और 1 का टेबल जाता हो। तो पहला जो प्राइम नंबर है वो 2 है और इस दुनिया में सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है और वो कौन सा है 2। बाकी सारे जितने प्राइम नंबर है वो क्या है 8, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 17 के बाद फिर 23, 23 के बाद 29 अप टू सो ऑन, वो नंबर्स जिन पे सिर्फ अपना और 1 का टेबल जाता हो। तो इस सेट को कहते हैं कि ये कौन सा सेट है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर आपके पास वो नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर जो हमेशा 1 से बड़े होते हैं, ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से बड़े होते हैं और वो प्राइम नंबर्स के अलावा जो नंबर्स हैं वो कंपोजिट नंबर हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 तो प्राइम नंबर है, तो 18, 19 भी प्राइम नंबर था, ठीक है। 19 पे भी सिर्फ अपना टेबल जाता है और 1 का। 18 के बाद 20 एंड अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास कौन से नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं रैशनल नंबर। ये आपको पता होना चाहिए, ये आगे एक आपके इसी के अंदर टॉपिक का नंबर थ्योरी का, उसके अंदर ये नंबर्स हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे, कंपोजिट नंबर या प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट आपके पास है क्यू इज़ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर x such that x is equals to p by q where pq belongs to integers and q does not equals to 0। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p by q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, 1/2, 2/3, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर कंडीशन लेते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड कराते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाते हैं, जब भी किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाता है, अनडिफाइन आ जाता है, क्योंकि ज़ीरो किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता। और इसको क्या कहते हैं कि ये रैशनल नंबर है और साथ साथ हम बताएंगे कि ये काउंटेबल भी है, ठीक है। काउंटेबल मतलब आप ये समझ लें कि हम यहाँ पर हर एलिमेंट को टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब टेबुलर फॉर्म का लफ्ज़ मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है तो आगे जाके डिटेल में आपको बताती हूँ कि वो क्या होता है। नेक्स्ट है क्यू प्राइम वो नंबर्स हैं जिसके अंदर हम उन नंबर्स को p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाएगा कि ये कौन से नंबर्स हैं, इरैशनल नंबर। और ये आपके पास होते हैं अनकाउंटेबल, क्योंकि हम इन्हें टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रियल नंबर्स आपके पास यूनियन होता है रैशनल और इरैशनल का, मतलब सारे नंबर्स इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। रैशनल और इरैशनल का यूनियन लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, रियल नंबर्स का सेट आ जाता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट आपके पास कैपिटल सी फॉर कम्प्लेक्स नंबर आपके पास कौन से होते हैं, जिसके अंदर इमेजिनरी पार्ट आ जाता है। a + आयोटा b की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो सी को हम लोग डिनोट करते हैं कि वो क्या है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। जैसे 2 + 3 आयोटा, 4 + 2 आयोटा। आयोटा क्या होता है, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है, मीन स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल होता है किसके, आयोटा के। नेक्स्ट आपके पास हैं वेज टू डिस्क्राइब अ सेट, कि हमारे पास कितने तरीके हैं कि हम सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, वेज टू डिस्क्राइब सेट। तो देयर आर 3 वेज टू डिस्क्राइब अ सेट, ठीक है। 3 तरीके हैं हमारे पास इसको डिस्क्राइब करने के, तो बारी बारी उनको डिस्कस करते हैं। तो देयर आर 3 वेज या मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है, टू डिस्क्राइब अ सेट। बारी बारी तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। पहला आपके पास है टेबुलर फॉर्म या टेबुलर मेथड। दूसरा आपके पास है डिस्क्रिप्टिव मेथड और तीसरा आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, या सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म भी कह सकते हैं और इसको मेथड भी कह सकते हैं। और एक और चीज़, टेबुलर मेथड का दूसरा नाम आपके पास है रोस्टर मेथड, ठीक है। दोनों में से कोई भी नाम इस्तेमाल किया जाता है, टेबुलर मेथड या फिर रोस्टर मेथड। तो चलें अब बारी बारी इन सबको हम लोग यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है टेबुलर फॉर्म या टेबुलर मेथड। तो अभी मैंने जब आपको
यहाँ पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल का बताया था, तो मैंने कहा था कि ऐसे एलिमेंट जो टेबुलर फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब टेबुलर फॉर्म का मतलब ये होता है कि हम हर एलिमेंट को लिस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे 10 पहले नेचुरल नंबर लिख के बताएं, तो आप मुझे पहले 10 नेचुरल नंबर लिख के बता सकते हैं कि 1 से 10 तक हैं। ठीक है, टेबुलर फॉर्म आपके पास ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर हम हर एलिमेंट को लिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इफ़ वी लिस्ट द elements of the set, then this form is called tabular form। ठीक है, इस फॉर्म को क्या कहते हैं कि टेबुलर फॉर्म है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक सेट ले लेते हैं, जैसे ए, मैं कहती हूँ AEIOU, तो मैंने यहाँ पर वॉवल्स को, तमाम लेटर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे एक बी सेट ले लेती हूँ 1 2 3, तो ये भी मेरे पास क्या है, टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म के अंदर हम हर एलिमेंट को लिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास हमने जो सेकंड लिखा है, सेकंड फॉर्म है, वो है डिस्क्रिप्टिव मेथड। अब डिस्क्रिप्टिव मेथड आपके पास ये जो लफ्ज़ है वो डिस्क्राइब से निकला है, तो इसका मतलब है जब हम सेट को वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव मेथड होगा। तो इन डिस्क्रिप्टिव मेथड a set is described in words or by a sentence, कि यहाँ सेंटेंस वर्ड्स दोनों का मतलब एक ही है, तो जो आप वर्डिंग इस्तेमाल करना चाहें। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए एक सेट है, सेट ऑफ वॉवल्स। ठीक है, बी एक सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करनी हो तो ये कौन सी फॉर्म होगी है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थर्ड फॉर्म पे। थर्ड फॉर्म आपके पास क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, कि हमारे पास हम तमाम एलिमेंट्स में से एक कॉमन प्रॉपर्टी देखेंगे और फिर उसका तब एक वेरिएबल लेंगे और वेरिएबल के थ्रू शो कर देंगे कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है। जैसे मैं लिख देती हूँ 2 के मल्टीपल्स, तो इसका मतलब है जैसे 2 4 6 8 10 12 अप टू सो ऑन, तो मुझे इसमें कॉमन प्रॉपर्टी नज़र आ रही होगी कि ये तमाम नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं, तो मैं यहाँ पर फिर बता दूँगी कि ये 2 से डिविजिबल हैं या 2 के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो कॉमन प्रॉपर्टी दे के एक वेरिएबल से हम उसको असाइन कर देंगे। तो इसमें क्या है, इन सेट बिल्डर मेथड we characterize are those elements in the set by stating the common property they must have to be the मेंबर ऑफ द सेट। जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं ना, उसको हम लोग मेंबर कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो हम उनके मेंबर्स में, उनके एलिमेंट्स में कॉमन प्रॉपर्टी देखेंगे और उसको हम असाइन कर देंगे कि ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है उसकी। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसकी नोट डाउन करते हैं। एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, लेट्स सपोज कि हमें लिखा हुआ है कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब मैंने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। सेट बिल्डर फॉर्म में अब कैसे इसकी बनाऊंगी कि मेरे पास यहाँ पर अब इनके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं और ये भी पता है कि ये 1 से 10 तक हैं, तो मैं लिखूँगी x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर एंड जो x की वेरिएशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 10 तक है। तो ये मेरे पास, मैंने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 100। अब वो कह रहा है कि आपने यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, पहले 100 पॉजिटिव इंटीजर्स की जो 100 से लेस होंगे, मतलब ऑड इंटीजर्स जो 100 से क्या होंगे, लेस होंगे। तो क्या बनेगा, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो x सच दैट x इज़ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100।
तो इसकी कॉमन प्रॉपर्टी थी, तो मैंने ये बता दिया, ठीक है। तो जब हम कॉमन प्रॉपर्टी देके उसको एक वेरिएबल के थ्रू एक्सप्लेन कर देंगे तो वो आपके पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट डेफिनेशन फिर देख लेते हैं हम लोग इक्वल सेट्स की, ठीक है, कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। दो तरह के सेट्स यहाँ पर हम लोग उनकी डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, एक इक्विवेलेंट और एक इक्वल सेट्स, ठीक है। अब देखेंगे फिर दोनों में फ़र्क क्या होगा। तो दो सेट्स इक्वल तब होंगे जब उनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद और जब उनके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। तो टू सेट्स are equal if and only if when they have same elements, कि जब उनके अंदर एलिमेंट्स सेम होंगे तो वो हमारे पास कौन से सेट्स होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। फॉर एग्जांपल एक सेट ले लेती हूँ A 1 3 5, दूसरा सेट ले लेती हूँ B 5 3 1। जगह आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं होगा। अब यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स हैं, 1 3 5 सेम है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि A और B आपस में क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट अब डेफिनेशन लिख लें आप लोग इक्विवेलेंट सेट की। तो इक्विवेलेंट सेट्स आपके पास वो सेट्स होंगे जिनके अंदर जो तादाद होगी एलिमेंट्स की वो सेम होगी, ठीक है। टू सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट if they have exactly same number of elements, कि अगर उनकी तादाद आपके पास क्या होगी, सेम होगी, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल ए ले लेते हैं हम लोग, AEIOU। बी सेट ले लेती हूँ 1 2 3 4 5। देखिए इसके अंदर भी 5 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर भी 5 एलिमेंट्स, तो मैं बताऊंगी कि ए जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, बी के। ये जो मैंने दरमियान में अलमदा वाला साइन लगाया ना, इसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग दो डेफिनेशन और करते हैं और फिर लेक्चर को एंड करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन है वो है एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, ऐसा सेट जो खाली होगा तो उसको क्या बोलेंगे कि वो कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो अ सेट विद नो एलिमेंट्स, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, विद नो एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट, ठीक है, या नल सेट या वॉइड सेट भी कह सकते हैं। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, और इसको डिनोट हम लोग किस तरह करते हैं, फाई से। ORR सेट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो सिर्फ कर्ली ब्रैकेट लिख देंगे और इसका मतलब क्या होगा कि वो खाली सेट होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो आपके पास है सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट, सिंगल मतलब सिंगल वर्ड से लिखना हुआ है लफ्ज़। तो सिंगलटन सेट वैसा सेट होगा जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा। तो अ सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट इज़ कॉल्ड सिंगलटन सेट। अ सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट इज़ कॉल्ड सिंगलटन सेट, ठीक है। जिसके अंदर एक एलिमेंट लिखा होगा वो कौन सा सेट होगा, सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि आपके पास एक सेट लिखा हुआ है ए, जिसके अंदर एक एलिमेंट है 1। बी सेट है, उसके अंदर लिखा हुआ है जस्ट जी। सी सेट है, उसके अंदर जस्ट लिखा हुआ है आपके पास लेट्स सपोज के 0 लिखा हुआ है। तो अब आपने ये नहीं कहना कि ये 0 लिखा हुआ है तो ये तो नल सेट है, नहीं, 0 एक खुद एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट लिखा हुआ है, तो ये आपके पास कौन सा सेट बन जाएगा, सिंगलटन सेट बनेगा। और अगर आज के लेक्चर में कोई बात समझ में नहीं आई या कोई भी चीज़ पूछनी हुई तो फिर आपने मुझे पूछ लेना है, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात होती है। अल्लाह हाफिज़।